आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। कैसे अपवर्तन की हम व्याख्या करते हैं? ये किरणें आ रही हैं और किरणें जो होती हैं वो तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। ये आपाती तरंगाग्र है AB। आपाती तरंग आकर के ये दोनों माध्यमों का जो पृष्ठ है, संपर्क तल है, इस संपर्क तल से टकराते हैं। ये बिंदु इसको स्पर्श करता है। ये अभी पहले माध्यम में है और ये दूसरे माध्यम में है। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। ये यहाँ इस दोनों को संपर्क तल है। ये संपर्क तल है। संपर्क तल आपाती तरंगाग्र संपर्क तल पर यहाँ स्पर्श करता है। जो कोण इस संपर्क तल के साथ ये बनाता है, इसे यही हमारा आपतन कोण है। यानी आपाती तरंग है AB और इसलिए आपतन कोण हो गया IBAB डैश। BAB डैश। अब जैसे ये तरंग इस संपर्क पृष्ठ पर पड़ेगी, इसका ये भाग तरंगाग्र का अगले माध्यम में जाएगा। थोड़े समय बाद ये इसको स्पर्श करेगा, अगले माध्यम में जाएगा। थोड़े समय बाद ये अगले माध्यम में जाएगा। थोड़े समय बाद ये यहाँ जब पहुंचेगा तो ये अगले माध्यम में जाएगा और ये पहले माध्यम में ही चल करके इसके संपर्क पृष्ठ पर पहुंचेगा। तो जितनी देर में B डैश पर पहुंचेगा उतने ही समय में दूसरे माध्यम में A डैश पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब A से लेकर A तक चली गई दूरी में लगा समय दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम में B से लेकर B डैश तक चली गई दूरी में लगे हुए समय के बराबर है। तो BB डैश पहले ही माध्यम में चली गई दूरी है और A डैश दूसरे माध्यम में चली गई दूरी है। ये तरंगाग्र ये तो स्पर्श किया पहले, तो ये ऐसे मुड़ता चला गया। ये अगले माध्यम में गया तो इसकी चाल कम हो गई क्योंकि माध्यम सघन है, इसलिए ये इधर को मुड़ गया और ये जब यहाँ पहुंचा तो ये इतनी दूरी चल गया। इस प्रकार से ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है। अपवर्तित तरंगाग्र इस पृष्ठ के साथ जो कोण बनाता है वो अपवर्तन कोण है R। अब यहाँ हम देखते हैं, यदि प्रथम माध्यम में चाल V1 हो और दूसरे माध्यम की चाल V2 हो, यदि प्रथम माध्यम में चाल V1 तथा द्वितीय माध्यम में V2 हो, तो प्रथम माध्यम में BB डैश जो दूरी है उसके चलने में उतना ही समय लगा जितना A डैश को चलने में लगा समय। तो प्रथम माध्यम में T समय में प्रथम माध्यम में चली गई दूरी, T समय में चली गई दूरी, प्रथम माध्यम में चली गई दूरी AB डैश का समय बराबर द्वितीय माध्यम में चली गई दूरी का समय। पहले माध्यम में जितना समय लगता है
उतना ही दूसरे माध्यम में भी चलने का समय लगता है। या प्रथम माध्यम में जो समय लगा वो बी डैश दूरी बटा चाल, दूसरे माध्यम में लगा समय ए डैश अपान V2, ए डैश अपान V2, या V1 अपान V2 इक्वल टू बी डैश अपान ए डैश, बी डैश अपान ए डैश। त्रिभुज ए बी डैश में साइन आई इक्वल टू बी डैश अपान ए बी डैश, तथा त्रिभुज ए बी डैश त्रिभुज ए डैश बी में साइन आर बराबर ए डैश अपान ए बी डैश। इस कोण के सामने की भुजा लंब है और ये इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर इसके सामने की भुजा लंब है और इसका यह हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ए बी डैश। और इसलिए साइन आई अपान साइन आर, ए बी डैश दोनों के डिनोमिनेटर में है, नीचे है, इसलिए आ जाएगा यहां पर हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं। ये इसका संपर्क पृष्ठ है, ये वायु है, ये माध्यम है इधर का, ये किरणें आ रही हैं, ये इसका ए बी आपाती तरंगाग्र है। जैसे तरंगाग्र इसको स्पर्श करेगा अगले माध्यम में प्रवेश करेगा, ये वाला भाग आगे चलेगा, जब ये हिस्सा इसको टच करेगा आगे बढ़ेगा, फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में ए डैश पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर चाल कम होगी इसीलिए कम दूरी तय करेगा, यहाँ चाल ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा दूरी तय करेगा। जो तरंगाग्र आपाती तरंगाग्र है ये इस संपर्क पृष्ठ के साथ जो कोण बनाता है वो आपतन कोण है, बी डैश। और इसी तरह से जो अपवर्तित तरंगाग्र है ये इसके साथ जो कोण बनाता है वो अपवर्तन कोण है, ए बी डैश। अब यदि प्रथम माध्यम में चाल B1 है, इस माध्यम की चाल B1 है और इस माध्यम में चाल B2 है, तो चूंकि जितनी देर में बी डैश पर पहुंचता है उतनी ही देर में दूसरे माध्यम में ये ए डैश पर पहुंच जाता है। तो ए से लेकर ए तक जाने का दूसरे माध्यम में समय और बी से बी तक जाने का प्रथम माध्यम में समय आपस में बराबर है। तो प्रथम माध्यम में चली गई दूरी बी डैश का समय बराबर है द्वितीय माध्यम में चली गई दूरी ए डैश का समय। द्वितीय माध्यम में चली गई दूरी ए डैश का समय, दोनों का समय बराबर है, समय बराबर होता है, यानी समय t बराबर बी डैश अपान V1। प्रथम माध्यम में समय लगा दूरी बटा यहाँ की चाल, दूसरे माध्यम में समय उतना ही लगा
यह है दूरी बटा चाल। जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतनी ही देर में यहाँ पहुँचेगा, और इसलिए v1/v2 ये a डैश नीचे आ जाएगा, तो v1/v2 इक्वल टू b डैश अपान a डैश, ये एक समीकरण हमारे पास आया। अब ट्रेंगल a डैश में b डैश में साइन i बराबर b डैश अपान a डैश, तथा ट्रेंगल a डैश b डैश में इसमें साइन r बराबर a डैश अपान a डैश। हम जब भाग देंगे इन्हें साइन i अपान साइन r, तो a डैश दोनों के हर में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में कट जाएगा, आएगा b डैश अपान a डैश। साइन i अपान साइन r बराबर b डैश अपान a डैश, और b डैश अपान a डैश बराबर है v1/v2। a बराबर है v1/v2 समीकरण 1 से, और ये स्थिरांक है, क्योंकि चाल जब स्थिर है, दोनों माध्यम स्थिर हैं, तो उनमें चालें भी स्थिर होंगी, और चालें स्थिर हैं तो उनका अनुपात भी स्थिर होगा। a बराबर है नियतांक, ये नियतांक है। स्नेर के नियम से साइन अपान साइन r को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। और इसीलिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन i अपान साइन r बराबर v1/v2। अब ये जो स्नेल का नियम है, हमने ये जो स्नेल का नियम निकाला है, ये जो संबंध निकाला है, इसके लिए हमने किरणों का सहारा नहीं लिया, बल्कि इसके लिए हमने तरंगों का सहारा लिया। जो तरंगिका है, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, हाइगन का तरंग का सिद्धांत है, हमने उसके सिद्धांत पर ये सिद्ध कर किया, इसको वेरीफाई किया, उसको हमने एक्सप्लेन किया कि जो स्नेल का नियम है कि साइन i अपान साइन r बराबर नियतांक होता है, या दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसको हम इसकी विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट है कि जो पहले माध्यम की चाल दूसरे माध्यम से अधिक है। यहाँ पर चूंकि ये वायु है, वायु में चाल ज़्यादा होगी, कोई सघन माध्यम होगा तो चाल कम होगी। तो फोको ने ये बात सिद्ध भी की थी, तरंगिका सिद्धांत के आधार पर यह बात यहाँ सिद्ध भी है। इसलिए तरंगा सिद्धांत इस पर भी सत्य मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिकल के आधार पर जो फोको ने सिद्ध किया कि सघन माध्यम होता जाएगा तो चाल घटती जाएगी, और विरल माध्यम होगा तो चाल अधिक होगी। विरल माध्यम में चाल अधिक है, और ये नीचे सघन माध्यम है तो यहाँ पर चाल कम है। ये हो गया अपवर्तन की व्याख्या तरंगों के आधार पर। तरंगों के आधार पर अपवर्तन की ये व्याख्या है। अब मान लीजिए जो प्रकाश है किसी एक माध्यम में चलता है, कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, और इस माध्यम में वो d दूरी चलता है। म्यू माध्यम में वो d दूरी चलता है, तो निर्वात में चली गई दूरी कितनी होगी? निर्वात में कितनी दूरी के तुल्य होगा? निर्वात में किस दूरी के तुल्य वो चलेगा?
तो माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी d, उसी समय अंतराल में निर्वात में चली गई दूरी म्यू डी होगी। जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में दूरी चलता है, उतने ही समय में वो प्रकाश निर्वात में म्यू डी दूरी चलेगा। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। इसे प्रकाश पथ कहते हैं या ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी d, तो उसी समय अंतराल में निर्वात में चली गई दूरी म्यू डी होगी। हम इसे प्रकाश पथ कहते हैं, इसे ऑप्टिकल पाथ। इसलिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है म्यू डी। किसी माध्यम में जहाँ पर उस माध्यम का अपवर्तनांक, जहाँ म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है, अब आइए कुछ, ये चैप्टर तो छोटा ही है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कांच का नीले और लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया है 1.665 एम 1.645 है। कांच में और निर्वात में इन प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, नीले की और लाल रंग की चाल ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? निर्वात में और कांच में। तो पहला तो हम देख लेते हैं निर्वात में। निर्वात में चाल का हमें पता है। निर्वात में चाल c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और निर्वात में सभी रंगों की चाल समान होती है। निर्वात में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी रंगों की चाल समान होती है, अर्थात c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसलिए वो नीला प्रकाश हो, लाल प्रकाश हो, पीला प्रकाश हो, सब के लिए चाल वही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कांच में निकालना है। कांच के लिए नीले प्रकाश के लिए
नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी, ये बराबर होता है निर्वात में चाल अपान माध्यम में चाल। निर्वात में चाल अपान माध्यम में चाल, और इसलिए माध्यम में चाल बराबर निर्वात में चाल अपान अपवर्तनांक। थ्री इंटू 10⁸ ए म्यू जी नीले के लिए दिया हुआ है 1.665, बस ये निकल जाएगा। 3 1 2 3 1665। आठ पंचे 40, 8 छंग 48, 4 52, और 8 छंग 48, 48 और 5 53, और 8 का नाम 8, 5 13। वन 1.8 is equal to 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह है माध्यम में कांच के अंदर ये चाल है। आप चाहें तो उसको बीजी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे माध्यम ही कर लें, एक ही बात है। ये तो हुआ नीले प्रकाश के लिए। अब लाल प्रकाश के लिए Vm बराबर कितना हो जाएगा माध्यम में चाल, C अपान ए म्यू जी 3 10⁸, लेकिन ये म्यू जी का मान है 1.645, और इसलिए इसको पुनः हम भाग दे के देख लेते हैं। 1645 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 2, 1। आठ पंचे 40, 8 चौको 32, 4 36, और 16 ठे 128, 131, 0, 14 में से 6 गए 8, 4,
में से गए 3, एक 0 बढ़ाया 2, तो बचे 10, 8 1 9, 16 दूनी 32, 0 1 5, 16 3 48, तो लगभग इतना आया। इसका मान आया 1.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बात नीले और लाल के लिए, लाल की चाल ज़्यादा है और नीले की चाल कम है। चार सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टी में उतनी संख्या है, पट्टिका में उतनी संख्या है जितनी 5 सेंटीमीटर के जल में। किसकी संख्या? तरंगों की। कांच की पट्टिका में उतनी ही तरंग संख्या है, तरंगों की संख्या है जितनी 5 सेंटीमीटर मोटाई के जल में। यदि जल का अपूर्णांक 4/3 हो तो कांच का ज्ञात करो, तो कांच का अपूर्णांक ज्ञात करो, तो कांच का अपूर्णांक ज्ञात करो। तो इसका पहला भाग है। 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका में तरंग की उतनी ही संख्या है। तरंगों की संख्या जो होती है, तरंग संख्या ये बराबर होती है दूरी बटा तरंग लंबाई। यानी L अपान लैम्डा, ये तरंग संख्या होती है। 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका में उतनी ही तरंगों की संख्या है। यानी प्रश्नानुसार चार सेंटीमीटर बटा लैम्डा कांच, 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका में, तो तरंग लंबाई से, कांच के अंदर जो तरंग लंबाई है उससे अगर हमने मोटाई को कर दिया तो तरंगों की संख्या आ गई, क्योंकि ये इसको कहते हैं तरंग और ये तरंग लंबाई है। और इस प्रकार से तरंग लंबाई से भाग दे देंगे तो कितनी तरंगें उस मोटाई में आ जाएंगी वो हमको ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कांच की पट्टी है, तो यहाँ तरंग 1 हो गई, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक, 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 एक तरंग लंबाई से इस पूरी लंबाई को यल को अगर हमने भाग दे दिया, ये पूरी तरंग लंबाई इसको, तो एक तरंग लंबाई से भाग दे दें तो तरंगों की संख्या आ जाएगी यल अपान लैम्डा। ये मालूम हो जाएगा कि कितनी तरंगें हैं। तो प्रश्नानुसार 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका में उतनी ही तरंगों की संख्या है जितनी 5 सेंटीमीटर मोटी जल में, लैम्डा डब्ल्यू। और इसीलिए निकालना है कांच का अपूर्णांक।
यानी इसलिए लेमडा डब्लू अपान लेमडा जी, लेमडा डब्लू इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। जो तरंग लंबाई होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लेमडा डब्लू 1/a म्यू डब्लू। पानी के अपवर्तनांक के, पानी की तरंग लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होगी और कांच की लंबाई के, कांच के तरंग लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी तरंग लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/a म्यू डब्लू, 1/a म्यू डब्लू, ये डब्लू की तरंग लंबाई, तो डब्लू के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। हम उसको जनरल कह सकते हैं कि लेमडा अनुक्रमानुपाते 1/μ, लाइक दिस। तो ये लेमडा डब्लू ऊपर है, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक नीचे आएगा, इसका अपवर्तनांक ऊपर जाएगा, इसलिए a म्यू जी विलोमानुपाती है और ये हो जाएगा a म्यू डब्लू। दिस इज इक्वल टू 5/4। ज्ञात करना है कांच का अपवर्तनांक यानी a म्यू जी, और इसलिए a म्यू जी इक्वल टू a म्यू डब्लू ऊपर चला जाएगा, a म्यू डब्लू इंटू 5/4। इसका मान दिया है, a म्यू डब्लू जल का अपवर्तनांक 4/3, इसका मान आ गया 5/3। तो हो गया हमें a म्यू जी, इसलिए a म्यू जी कांच का अपवर्तनांक बराबर 5/3। तो एक तो ये चीज ज्ञात करनी है। दूसरा, इसी में एक प्रश्न और भी है कि यदि कांच में 4 सेंटीमीटर में 30 तरंगें आती हैं, 30 तरंगें, 4 सेंटीमीटर में 30 तरंग, तो इतनी ही तरंग जल में कितनी मोटाई में आएंगी? तो इतनी ही जल में कितनी मोटाई में आएंगी? तरंगों की संख्या बराबर 4/λ जी, और ये दूरी हमको नहीं पता है, इसका मान है 30 तरंगें आती है, तो उतनी ही तरंग पानी में, उतनी ही तरंग जल में कितनी में आएंगी? तो ये हो गया, इसकी दूरी को हमने मान लिया L/λw। तरंगों की संख्या बराबर है और इसलिए L इज इक्वल टू λw/λg इंटू 4। λw ऊपर आ गया, λg नीचे है, 4 का ऊपर गुणा है। λw/λg का मान हम जानते हैं कि ये विलोमानुपाती होती है अपने अपवर्तनांक के। λw बराबर a म्यू डब्लू नीचे आएगा, λg का a म्यू जी ऊपर जाएगा इंटू 4। हम इसका मान रख देते हैं, इसका मान रखोगे तो अपने आप आ जाएगा। जो पहले सवाल था उसी का ठीक है उल्टा है, बस इसका मान हम जानते हैं, a म्यू जी बराबर 5/3, a म्यू डब्लू का है
4/3 × 4, ये कट जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन दिया था, अगर हमको ये ना ज्ञात होता तो इस तरह से हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। अगर हमको अपवर्तनांक ज्ञात होता यानी कांच का, तो हम उसकी लंबाई भी ज्ञात कर लेते कि कितनी दूर में तरंगों की संख्या बराबर होगी। तो ये तो हो गया तरंग का सिद्धांत के ऊपर। अब जो तरंगे हैं, तरंगों के बहुत सारे गुण हैं, वो गुण प्रकाश में भी होंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है परावर्तन और अपवर्तन, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे है अध्यारोपण, फिर अध्यारोपण में व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सारी चीज़ें आती। कई तरह के अध्यारोपण होते हैं। तो अगर तरंग के रूप में प्रकाश चलता है तो जो तरंगों में गुण हैं वो प्रकाश में भी पाए जाने चाहिए। तो उसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। बस आज तो इतना ही।